नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि हमने न्यूज़पेपर से लिए होते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, उन पर हम चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित उसका प्रश्न भी हम देखते हैं। दोस्तों, 2 दिन का करंट अफेयर का गैप हुआ है, आप निश्चिंत रहिएगा। मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि 2023 के लिए करंट अफेयर मैं प्रिपेयर करा दूंगी, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। जो करंट अफेयर छोटा है उसको हम कवर कर लेंगे, इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिएगा। आज से हम अगेन फिर से रेगुलर जो है अपना करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आज का करंट अफेयर देखते हैं और फोकस करते हैं अपने पहले टॉपिक पर। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग है, सूर्य नूतन। देखिए, विज्ञान और तकनीक नए नए नवाचार करते ही रहते हैं। हम हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते ही है कि आज ये चीज़ वैज्ञानिकों ने खोज निकाली है, आज इस चीज़ का पता चला है। लेकिन जब ये नवाचार, जब ये अनुसंधान इस दिशा में हो कि कुछ ऐसा आउटपुट निकल कर आए कि जो आम जनमानस है उसको हेल्प मिले, तो अपने आप में बेहद खुशी की बात हो जाती है। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि विज्ञान और तकनीक को आम जनमानस की लाइफ को सुलभ बनाने के लिए ज़्यादा योगदान देना चाहिए। तो इसी प्रकार की एक खोज स्वदेशी रूप से देखिए भारत में हुई है। अब हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। द हिंदू में देखिए इसको लेकर एक न्यूज़ आया था, इंडियन एक्सप्रेस में एक्चुअली ये न्यूज़ आया था। जो आईओसी है उसने डेवलप किया है एक न्यू इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा एलपीजी को। आप जानते हैं कि एलपीजी को अफोर्ड करना थोड़ा सा देखिए मुश्किल होता जा रहा है, तो अगर उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम हमें मिल जाए कि हमें एलपीजी पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने का मौका मिले, तो ये तो एक अच्छी बात है। आइए समझते हैं। देखिए, वैश्विक ऊर्जा संकट चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने की प्रतिबद्धता हमने वैश्विक स्तर पर की हुई है। तो इसी को देखते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी ने उसका जो अनुसंधान और विकास केंद्र है उसमें एक स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया है। नाम पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। स्वदेशी मतलब हमने बनाया है, बाहर से कुछ नहीं किया है। इंडोर मतलब घर के अंदर ये काम करेगा, इसको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। सोलर मतलब सूर्य की जो ऊर्जा मिलेगी उसके ऊपर ये काम करेगा। और कुकिंग सिस्टम मतलब खाना बनाने के काम आएगा। और खाना बनाने के लिए जो चीज़ काम आए भला वो अच्छी क्यों नहीं होगी। खैर, ये जो यंत्र प्रणाली है, जैसा कि इसका नाम बताता है, सूरज से देखिए ऊर्जा प्राप्त करती है। इस ऊर्जा को वो दरअसल हीट में बदल देती है और ये जो हीट है बाद में इस कुकिंग सिस्टम की प्लेट को हीट करती है, गर्म करती है। और उसी हीटेड प्लेट के ऊपर जब आप अपना खाना पकाते हैं तो वो आराम से पक जाता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये काम करता है। ठीक बात है। देखिए, लिखा हुआ है कि विशेष रूप से तैयार किए गए हीट एलिमेंट के माध्यम से उसको क्या है, गर्मी में, हीट में बदल देती है। ठीक बात। देखिए, रिचार्ज करने योग्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि सोलर सिस्टम, जो भी कुकिंग सिस्टम है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं और 4 लोगों का भोजन बड़ी आसानी से तैयार जो है इसके माध्यम से हो सकता है। यानी कि स्मॉल फैमिली के लिए इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, राइट। फिर ये बोल रहा है कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं उन्होंने नई दिल्ली में ये बताया कि भाई ये जो सूर्य नूतन प्रणाली है इसको हम प्रायोगिक तौर पर अभी 60 स्थानों पर इंडोर सोलर कुकिंग को जो है स्टैब्लिश कर चुके हैं। यानी कि अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम चल रहा है। एक बार जब ये एक्सपेरिमेंट फुल रिजल्ट दे देंगे तो इसको कमर्शलाइजेशन किया जाएगा, मतलब इसको बाजार में उतारा जाएगा और आप और मैं इसको खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है हम लोग जो बाहर रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो शायद ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं माध्यम साबित होगा। तो ये देखिए ऊर्जा सुरक्षा के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आपको गाँव में जो उपले जल के खाना बनता था वो बहुत टॉक्सिक गैसें जिससे रिलीज होती थी, वहाँ से एक स्वच्छ ईंधन पे लेके आ गया, डेट इज एलपीजी। अब एलपीजी से भी ज़्यादा आपको आसान तरफ ले जाया जा रहा है, डेट इज सोलर एनर्जी। तो अपने आप में एक ऊर्जा परिदृश्य जो है उसकी और बदलाव की तरफ ये रुख चल रहा है। क्योंकि भारत देखिए वर्तमान में जितनी उसकी अपनी एलपीजी की आवश्यकता है उसका 50% आयात करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इम्पोर्ट बिल को भी कम करने में हेल्प करेगा, राइट। तो ये आप समझ गए। अब देखिए, पर्यावरण हितैषी विशेष सुविधाएं इसकी हैं, तो इसलिए इसकी जो पंच लाइन दी गई है वो भी बड़ी अच्छी सी है। आत्मनिर्भर होते भारत की नई उड़ान, सूर्य नूतन बनेगा किचन की नई पहचान।
तो बोलने में भी अच्छा लगता है। फिर देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपने कि ये दरअसल रिचार्जेबल है। देखिए दरअसल सोलर वाली चीज़ों के ऊपर एक समस्या रहती है कि जब तक सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है तब तक वो काम करते हैं। जहाँ शाम होती है या मौसम खराब होता है, बारिश है, रात है, तो वो काम नहीं करते। लेकिन इसमें क्या किया गया है, जब तक सूरज है तो दिन का खाना तो आप पका ही सकते हैं बड़े आराम से। दूसरा फायदा ये इसमें एक बैटरी है जो चार्ज हो जाती है और रात का खाना उस चार्ज बैटरी की मदद से सूरज नहीं भी है तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आपने याद रखना है, ये इंडोर सोलर प्रणाली है। देखिए जो हमारे सोलर कुकर होते थे उनके साथ समस्या ये थी, उनको बाहर छत पर या कहीं भी खुले में धूप में रखना पड़ता था। तो कई बार ये शिकायत रहती थी कि खाना में भी आप कह सकते हैं हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इश्यू रहता था और थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी रहता था। किचन आपका कहीं और है, कुकर आपका कहीं और है, राइट। लेकिन ये इंडोर है, मतलब इसको आप किचन में रख सकते हैं। कुछ केबल लगी हुई होंगी, वो केबल देखिए सोलर प्लेट्स को आपके सिस्टम से जोड़ेंगी और जो सूर्य की ऊर्जा है वो केबल्स जो है इन्हीं के माध्यम से उन प्लेट्स में पहुंचेगी और हीटिंग प्लेट्स लगाई गई है जिसको हीट में बदल देंगे और आपका खाना पक जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पे ये काम करता है, राइट। तो देखिए जब सूर्य के माध्यम से चार्ज करते हुए ये बेसिकली क्या है, एक ऑनलाइन कुकिंग मोड प्रदान करता है और ये हाइब्रिड मोड में है, यानी कि सौर और सहायक दोनों तरह के सोर्सेस पर ये काम कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड मोड पर ये काम करता है। फिर देखिए इसका क्या है, डिज़ाइन थोड़ा इंसुलेशन वाला है, तो इससे जो रेडिएशन निकलती है और जो परवाही गर्मी निकलती है, क्योंकि हीट जनरेट ये कर रहा है ना, तो थोड़ा सा गर्म आसपास ये करेगा, तो उसको भी देख लिए क्या है, ये कम करता है और सभी प्रकार के मौसम में और सभी प्रकार की ऋतुओं में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सूर्य नूतन, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस सूर्य नूतन के संदर्भ में कुछ कथनों पर हम देखिए विचार कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा है, तो ये क्या है, ठीक हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है, कई बार इंडोर वर्ड को वो चेंज कर सकते हैं, कई बार इसकी जगह किसी और संस्था का नाम वो दे सकते हैं कि इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस तरह के जो फैक्ट होते हैं ना, इसको चेंज करने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ज़्यादा रहती है क्योंकि आसान होता है स्टेटमेंट को गलत बनाना। तो ये अगर आपको याद है तो फिर आप पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ये हाइब्रिड मोड पर काम करने में सक्षम है। मैंने आपको भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये कह रहा है कि इसका उपयोग सभी मौसमों और ऋतुओं में किया जा सकता है। देखिए हाइब्रिड मोड पर है, मतलब ये ना सिर्फ सूरज की ऊर्जा के साथ बल्कि अन्य सोर्स ऑफ पावर के साथ भी काम कर सकता है। तो जब सूरज के अलावा भी किसी और चीज़ पे काम कर सकता है तो सभी मौसम और सभी वेदर के लिए तो हो ही गया ना। तो इस वाली स्टेटमेंट से भी सेकंड स्टेटमेंट को आप क्या है, डराइव कर सकते हैं। थोड़ा सा ना ध्यान रखा करेंगे, थोड़ा फोकस के साथ करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। पूछ रहा है कि कौन से विकल्प जो है सही है, 1 2 3 दोनों सही है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में, ब्रिक्स इस एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा अलग आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी देखिए क्या होने वाला है, एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन स्टार्ट हो चुका है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे। मतलब ये डिजिटल मोड पे हो रहा है, इन पर्सन इस 5 कंट्रीज़ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नहीं मिल रहे हैं बल्कि वो डिजिटली वर्चुअली मिल रहे हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने ये बोला है कि भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, इतना स्कोप रखती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए 23 से लेकर 24 जून तक ये चलेगा और बेसिकली ये वार्षिक शिखर सम्मेलन है, हर साल होता है। और ब्रिक्स के स्ट्रक्चर में जो सर्वोच्च कोई आप कह सकते हैं एक चीज़ मानी जाती है तो शिखर सम्मेलन ही माना जाता है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, आगे की क्या कार्यवाही रहेगी, क्या कुछ करना है, वो सब कुछ इन्हीं शिखर सम्मेलनों में बैठकर डिसाइड होता है, बाद में फॉलोअप होता रहता है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम की मीटिंग
अटेंड की है। ये दरअसल जो शिखर सम्मेलन है उससे एक दिन पहले हुई है। ठीक है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा है कि जो भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार है वो 2025 तक देखिए 1000 अरब अमेरिकी डॉलर या फिर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने ये बताया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, NIP हमने पढ़ा भी है अगर आप वीडियोस लगातार देखते हैं। इसके तहत 1500 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है इसकी अपॉर्चुनिटी भारत रखता है। इसके अलावा देखिए बात करें तो ब्रिक्स बिजनेस फोरम का आयोजन कब हुआ है? शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कौन सा है? तो ये 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा ना याद रखने की जरूरत है कि इसमें जो अध्यक्षता होती है वो दरअसल जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसके द्वारा ही होती है, इसी क्रमानुसार होती है। जैसे इससे पहले जो 13वां था, अगर 14वें का चाइना कर रहा है अध्यक्षता तो 13वें की कौन कर रहा होगा? तो आई मीन्स इंडिया, भारत ने की होगी। तो ऐसे भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसमें फोकस के कौन कौन से एरिया रहेंगे? तो आतंकवाद, व्यापार, ठीक है, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा भी फोकस का एक एरिया रहने वाला है, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, साथ में जो MSME जैसे सेक्टर हैं वहां पर इंट्रा ब्रिक्स सहयोग हो, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो शामिल रहेंगे। यानी कि और आप कह सकते हैं कि बेसिकली इकोनॉमी पर फर्क डालने वाला हर एक मुद्दा इसके अंदर कहीं ना कहीं समाहित है। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो जो अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इसके समूह के लिए संक्षिप्त शब्द है ये। इसकी अध्यक्षता हर साल क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता के द्वारा की जाती है और इस बार जो मेजबानी की जिम्मेदारी है वो चीन के पास है। दिस इज वेरी बेसिक डिटेल, आप तो जानते ही इसको। थोड़ा सा नया क्या है तो वो देखिए है ब्रिक्स बिजनेस फोरम और इसमें भी ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल। ठीक है, ये देखते हैं। तो जो ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल है और साथ में ये बिजनेस फोरम है, इस समूह के अंदर नाम से ही पता चला व्यापार सहयोग के लिए। ठीक है, किसके लिए? व्यापार सहयोग के लिए एक मुख्य तंत्र है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में जब दक्षिण अफ्रीका में डरबन सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इस काउंसिल की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं कि जैसे ही ब्रिक्स बना उसके साथ ही जो है ब्रिक्स बिजनेस फोरम का या फिर ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल का भी निर्माण हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डरबन वाला जो सम्मेलन था उसमें हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो 5 देशों के व्यापारिक समुदाय हैं उनको साथ लाकर नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करना। परिषद की बात की जाए तो इसमें 9 कार्यदल हैं जो अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर चीजों को देखते हैं, जैसे अवसंरचना, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि, व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं, क्षेत्रीय विमानन, क्षमता स्तर का सामंजस्य और क्षमता विकास आदि। तो इसको थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम एक क्वेश्चन पे विचार करते हैं। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन ब्रिक्स के ऊपर नहीं बनाया है, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के ऊपर बनाया क्योंकि ये आपको याद थोड़ा सा होना चाहिए। ब्रिक्स तो आपको याद ही हो चुका होगा, उसको तो हम फिर से भी पढ़ेंगे जब एक बार मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2013 में डरबन सम्मेलन के दौरान की गई थी। इज इट अ राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट? जल्दी बताइए। जी हाँ, ये राइट है, अभी हमने पढ़ा ना इसको ध्यान से। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब नाम से देखिए उद्देश्य निकालिए। सभी देशों के व्यापारिक समुदाय साथ लाकर व्यवसायिक हितों के लिए काम करें। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है और हमने तो पढ़ा भी है। फिर ये कह रहा है कि इसमें अवसंरचना, विनिर्माण, ऊर्जा और क्षेत्रीय विमानन जैसे करीब 9 कार्यदल जो है वर्तमान में शामिल है। मे बी इन फ्यूचर ये डाटा चेंज हो जाए, फिलहाल यही है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? ठीक हो गई। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, क्योंकि हमारे तीनों ही ठीक हैं, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपको स्टेटमेंट वही दी गई है जो आपने पढ़ी है, क्योंकि इसमें आपको वही याद रखना है। तो जब आप रिवीजन करें तो इन 3 स्टेटमेंट के द्वारा ही आपने जो पढ़ा है वो आप रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो समझ तो आप चुके ही हैं। तो यही पर्पज है क्वेश्चंस को साथ लाने का।
अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। तो क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए न्यूज़ में है, द हिंदू में देखिए एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मूव टू शिफ्ट प्रपोज्ड हेरिटेज पार्क इन मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में एक प्रस्तावित जो है विरासत पार्क बनाने को लेकर बातचीत हो रही थी और वहाँ के लोग इसको एक्चुअली लोकेशन को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं ताकि जो संगाई डियर है उनकी प्रोटेक्शन को लेकर और ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो सके, इसलिए वहाँ कुछ विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर यही बताया हुआ है कि सरकार द्वारा अनुमोदित साइट से जो प्रस्तावित विरासत पार्क है उसको स्थानांतरित न करने को लेकर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के गांव के लोगों ने क्या है, विरोध जताया है। ठीक है, तो ये तो कंटेक्स्ट हुआ, ये तो नहीं भी याद रहेगा तब भी चलेगा। तीन चीज़ों के बारे में हमें पता हो, लोकटक झील के बारे में हमें पता हो, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में हमें पता हो और संगाई डियर के बारे में हमें पता हो। यहाँ से देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है और यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछती है उसके थीम होते हैं और अगेन क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो लोकटक झील के बारे में देखिए, पूर्वोत्तर भाग में मणिपुर राज्य की एक झील है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी जो सतह है, जो सरफेस है, वहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड द्वीप जो है तैरते रहते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग आइलैंड के लिए झील जानी जाती है, बहुत ही अच्छी दिखती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि YouTube पर जाकर आप इसका एक छोटा सा वीडियो भी देख सकते हैं, वैसे पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगी। तो वो जो द्वीप बने होते हैं वो दरअसल तैरते हुए होते हैं, वनस्पति और मिट्टी का आप एक कह सकते हैं स्लज होता है, उससे मिलकर ये बने होते हैं, जिनको कुंदी भी कहते हैं और जिनको फुमडी भी कहते हैं। ठीक है, फुमडी के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आया भी था। ये देखिए ताजे पानी की झील है, पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी है, ध्यान रखिएगा, और मणिपुर के मोइरंग शहर में स्थित है और जो तैरते हुए द्वीप है वही इस झील की क्या है, मुख्य विशेषता है। इसके अलावा देखिए विश्व का पूरे वर्ल्ड में जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, वो यहाँ पर मिलता है इस लेक में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए ये दरअसल आप कह सकते हैं लेक है और ये दरअसल फुमडीज या कुंदीज हैं। ठीक है, जो वनस्पति और मिट्टी से मिलकर बने होते हैं और ये इस झील में लगातार तैरते रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसको रामसर सूची में भी शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन। ठीक है, इस झील को लाइफलाइन ऑफ मणिपुर भी कहते हैं और ये विश्व की इकलौती ऐसी झील है जो तैरती हुई दिखाई देती है। देखिए झीलों के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनका जो वाटर होता है वो स्टैटिक होता है, रुका हुआ होता है, थमा हुआ होता है, लेकिन इस झील में हम इसका पानी तैरता हुआ दिखाई देता है। टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते भी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए ये कहाँ, इस लोकटक झील में है, ध्यान रखिएगा, और पूर्वोत्तर भारत में स्थित ये 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कितना सुंदर लगता होगा ना, एक झील है, उस पर एक आइलैंड है जो कि तैर रहा है और उस आइलैंड के ऊपर बहुत सारा फ्लोरा फ्यूना है, डांसिंग डियर्स है। मतलब इमेजिन कीजिए कि कितना खूबसूरत हो सकता है नेचर, है ना। अब देखिए जो विश्व में प्रसिद्ध झील है लोकटक, उसका ये अभिन्न हिस्सा है और भारत में जो संकटग्रस्त संगई हिरण है, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उनका एकमात्र निवास स्थान है। देखिए संगई डियर भी बोला जाता है इनको, संगई हिरण भी बोला जाता है इनको, डांसिंग डियर भी बोला जाता है इनको। गूगल आप करेंगे या वीडियो आप देखेंगे तो उनकी डांस करते हुए पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये एंडेमिक है, यानी कि ये केवल और केवल इन्हीं जो आपका ये जो लोकटक झील का जो नेशनल पार्क है इसी पर बस मिलते हैं पूरे विश्व में, तो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं ये। तो इनके बारे में देख लेते हैं। संगई हिरण, तो ये विश्व की सबसे संकटपन जो है हिरण की प्रजाति है। संगई एक मणिपुरी नेम है, हिंदी में इनको थामिन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन संगई से ना पूछ के थामिन से पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा इंग्लिश में इनको ब्रू एंटलेट डियर कहा जाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो सर्कस एलडी है। बड़ी संख्या में मनुष्य क्योंकि इनको अपना आहार बना रहे हैं तो इनकी आबादी को देखिए बहुत बड़ा खतरा है और 1951 में तो मणिपुर सरकार ने इनको विलुप्त घोषित कर दिया था कि भैया ये एक्सटेंट हो गए हैं। मतलब मनुष्यों ने कितना शिकार किया होगा कि एक जाति विलुप्त होने की कगार पर आ जाए। लेकिन फिर कुछ साइट्स इनकी मिली, बहुत खोज हुई तो कुछ ये मिले और उसके बाद 1954 में इन संगई डियर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की स्थापना जो है की गई। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी।
इतना अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ कथन दिए गए, इन पर विचार कीजिए। संगाई हिरण को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जो ये लामझाओ अभयारण्य है इसकी स्थापना की गई थी, तो बिल्कुल ठीक बात है 1954 में, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। फिर भारत में जो संगाई हिरण है वो मणिपुर में मिलते हैं, मेघालय में मिलते हैं, इसके अलावा केवल केरल में पाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, पहली बात तो मणिपुर में बस मिलते हैं, और मणिपुर में भी बस ये जो लोकटक झील वाला नेशनल पार्क है यही मिलते हैं, इतना ज़्यादा एंडेमिक है ये, ठीक है। तो कहीं और मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो केवल पहला ठीक है, तो हमारा ए जो है आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की, साइबर के नए खतरे, ठीक है। ये मैंने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, देखिए द हिंदू में एक न्यूज़ आई थी, डिजिटल वियरेबल्स कैन एक्सपोज यूजर्स टू साइबर अटैक। आपने कई बार नोटिस किया होगा वीडियो में, मैं एक स्मार्ट वॉच पहनती हूँ, तो इसी को लेकर न्यूज़ थी कि हम जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, हम जो अपनी फिटनेस को ट्रैक करने के लिए आजकल डिवाइसेस पहन रहे हैं, या फिर हम रनिंग करने के लिए जो अपने स्टेप काउंट करने के लिए चीज़ें पहन रहे हैं, तो इनको वियरेबल्स बोला जाता है। और ये दरअसल हमारी पर्सनल डेटा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक और घातक सिद्ध हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। ऐसा किसने कहा है, तो IEEE ने कहा है। तो देखिए तकनीकी पेशेवरों के लिए जो एक वैश्विक संगठन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान, इन्होंने एक चेतावनी दी है और कहा है जो डिजिटल वियरेबल्स हैं, स्मार्ट वॉच है, फिटनेस ट्रैकर हैं, ये डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए आदित्य खतरा पैदा कर रहे हैं। देखिए मेरी स्मार्ट वॉच में कितना मेरा डाटा है, मेरी एज, मेरा बर्थडे, ठीक है, मेरी क्या हेल्थ कंडीशंस है, मैं एक दिन में कितना चलती हूँ, इसके अलावा मेरे मोबाइल के सारे नोटिफिकेशंस उस पर आती है, कोई मुझे कॉल करता है तो मुझे वॉच पे कॉल रिसीव हो जाती है, मतलब मेरे मोबाइल का बहुत सारा डाटा सिंक्रोनस है, कोई मैसेज आता है तो मुझे वॉच पे नोटिफिकेशन मिल जाता है। डेट मीन्स जितना डाटा मेरे फ़ोन में है कहीं ना कहीं उसी हद का डाटा मेरी वॉच के पास भी है। मेरे फ़ोन में तो मान लीजिए मैंने एंटीवायरस रख रखा है या फिर मैंने कुछ फायर्स लगाए हुए, लेकिन मेरी वॉच में वैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब साइबर अटैक अगर किसी को करना हो तो मेरे मोबाइल के बजाय वो मेरी वॉच को टारगेट बना सकता है, और मेरी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इंक्लूडिंग माई बर्थडे, माई बर्थ प्लेस, माई हाइट, माई वेट, वो वहाँ से देखिए निकाल सकता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, यहाँ तक कि मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट्स को हैक करने में, उन पासवर्ड्स को हैक करने में यूज़ हो सकती है, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही तो यूज़ होती है ना इन सब चीज़ों को हैक करने में। इसलिए IEEE ने कहा है कि जो वियरेबल्स हैं ये एक्चुअली साइबर जो आपके ऊपर अटैक होते हैं उनके प्रति आपको ज़्यादा सुभीद बना देते हैं। और इंडिया में क्योंकि इनका मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आजकल हर दूसरा आदमी स्मार्ट वॉच पहन रहा है, फिटनेस ट्रैकर लेकर घूम रहा है, तो भारत में क्योंकि बढ़ता हुआ बाजार है तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। IEEE ने एक दस्तावेज साझा किया, उसने बताया देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में जो घुसपैठ होता है उसका एक मकसद होता है वित्तीय, यानी कि आप कंप्यूटर में सेंध मारेंगे, लैपटॉप में सेंध मारेंगे, डाटा चुराएंगे, पैसा मांगेंगे। तो अधिकतर कस्टमर्स को ये लगता है मेरी घड़ी को अगर हैक कर ही लेगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, राइट। लेकिन एक्चुअली आपका जो पहनने योग्य डाटा है, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल में चुराया गया जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी शामिल हो सकती है, जन्मदिन, ईमेल के पते, लॉगिन की जानकारी, जिससे जो है आपकी आइडेंटिटी की चोरी करने के लिए या फिर आपकी पहचान के माध्यम से आपके अकाउंट्स वगैरह हैक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये था इसके बारे में। बात करें भारत में वियरेबल्स की मार्केट की, तो ये दोहरे अंकों में चल रहा है, डबल डिजिट की ग्रोथ इसमें हुई है, और अभी 2022 में देखिए शिपमेंट हुआ था इनका 13.9 मिलियन उपकरणों को भी पार कर गया था, ठीक है। अब इस संस्था का क्योंकि नाम आया है तो इनको देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी कि आपका IEEE, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए दुनिया का एक सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवरों का संगठन है, यानी कि जो कुछ टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, वो सारे मिल बैठकर इस संगठन के तहत बातचीत करते हैं, ठीक है।
जो मानवता के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये लोग जैसे कुछ आप कह सकते हैं पब्लिश करते हैं पेपर वगैरह, कुछ कॉन्क्लेव वगैरह का ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ मानक वगैरह निर्धारित करते हैं और इन सब गतिविधियों के माध्यम से बेसिकली वैश्विक समुदाय को क्या है प्रेरित करते हैं। मेरा गला बैठा हुआ है तो मेरी वॉइस के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही कि टेक्निकल इनोवेशन इस तरह की हो कि लोगों को हेल्प मिले। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आम जनमानस की लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाए, इस तरह से जो है काम करना चाहिए। तो ये आपने सब समझ लिया। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के बारे में है, ठीक है। इसके द्वारा इसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जिसमें विकसित देशों के तकनीकी पेशेवर संगठनों की भागीदारी अधिक है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा ही रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या बताया, किसी कंट्री की हमने बात की कि कोई कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, नहीं। क्या हमने बात की कि किसी कंट्री की सरकार के तहत ये काम करता है, नहीं। हमने बोला तकनीकी पेशेवरों का एक संगठन है, लोग बैठ के बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगी। फिर मुख्य उद्देश्य क्या है, मानवता के लाभ के लिए तकनीकी नवाचार वगैरह को बढ़ावा देना। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है। अब इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो क्योंकि हमारा पहला गलत हो जाता है तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट के टॉपिक की। देखिए अभी क्या हुआ है, कोरल की कुछ नई प्रजातियां, कुछ न्यू स्पीसीज मिली है, जिसकी वजह से द हिंदू में ये आर्टिकल आया था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने भारतीय जल से पहली बार कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। अंडमान और निकोबार का जो पानी है, वाटर है, वहाँ से एक्जेजेंथली कोरल की ये नई प्रजातियां मिली। जूजेंथली कोरल के बारे में हम पढ़ते हैं। जूजेंथली कोरल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करता है, खाना बनाता है, देन उनका आपस में आदान प्रदान चलता है। जूजेंथली वाला जो शैवाल है उसमें ये काम करता है। बट जो आपका एजेजेंथलेट कोरल होता है, बेसिकली ये सूर्य के प्रकाश को यूज नहीं करता, ना ही ये फोटोसिंथेसिस करता है, बल्कि अलग अलग जो प्लवक होते हैं उनको पकड़ के उनसे ये अपना न्यूट्रिशन जो है प्राप्त करते हैं। दिस इज द आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में दिया गया था। तो देखिए एजोक्जेंथलेट कोरल, कोरल का एक समूह है जो जोक्जेंथली नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से प्रोनाउंसिएशन है। सूर्य से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के प्लवकों को पकड़ने से पोषण प्राप्त करता है। इस पूरी स्लाइड में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश स्पीसीज जो है 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर के बीच की गहराई पर देखी जाती है। जबकि जो जूजेंथली होते हैं, क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश लेना होता है तो उथले पानी में पाए जाते हैं। इस डिफरेंस को ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो नई प्रजातियों का विवरण है ये थैलासास एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मरीन साइंसेज में जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक बात है। और ये नए निष्कर्ष निकले हैं, इनमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो इसका मतलब भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। और किस लिए की गई थी, ताकि सर्वेक्षण अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। जो विभिन्न राज्य हैं, पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें जैव विविधता की खोज हो, उनकी लिस्ट हो, उनको मॉनिटर किया जाए, ठीक है। जो संकटग्रस्त और जो स्थानिक प्रजातियां हैं उनकी स्थिति की टाइम टू टाइम ये समीक्षा करे और भारत की एक रेड डाटा बुक भी तैयार करे कि भारत में जो प्रजातियां हैं उनकी क्या स्थिति है। अब देखिए कोरल की नई स्पीसीज मिली है, ये तो हमें जस्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे पूछा जा सकता है, या फिर बेसिक कोरल का जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूंकि वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना के समय भारत का जो वॉइसरॉय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब देखिए हिस्ट्री से करंट अफेयर को मैंने लिंक कर दिया, इसी तरीके से यूपीएससी करती है। क्वेश्चन क्या आया था, 4 कोरल की नई स्पीसीज मिली है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में।
तो इस तरह की इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, कहीं ना कहीं उसका ये आप कह सकते हैं सब रूट निकल कर आया था। 1916 के टाइम से लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल शुरू होता है और इसी टाइम पे इसकी स्थापना भी हुई थी। ठीक बात है। इसका उद्देश्य देश के जो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे जो संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियाँ हैं, उनकी समीक्षा तथा रेड डाटा बुक को तैयार करना है। ये तो मैंने आपको भी बताया इसका उद्देश्य है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न समाप्त होता है। इसी के साथ समाप्त होती है हमारी आज की वीडियो और बहुत जल्द मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी और पिछले करंट अफेयर को भी हम उसमें कवर कर लेंगे। कुछ न्यूज़ तो रिपीट होती हैं तो वो एक ही बार में कवर हो जाएंगी, जो डिफरेंट होंगी उनको मैं कवर करा दूँगी, निश्चिंत रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।